जरा सोचिए, आप अपने ही देश में हो लेकिन आजादी ना हो। जुबान पर ताला लगा हो और बोलने की सजा हो जेल। कहीं आने जाने पर, किसी से बात करने पर, फिल्मों पर, अखबारों पर, हर जगह हो पाबंदी। जी हाँ, आजाद भारत ने भी वो काला दौर देखा। कमल पुष्प सीरीज है उन्हीं हजारों लोगों की जिनका नाम भी शायद किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन जिनके सहयोग, समर्पण और संस्कार ने देश की दिशा और राजनीति को नई राह दिखाई है। ये कहानियां हैं उन्हीं गुमनाम हीरोज की, उन्हीं कमल पुष्पों की जिनकी महक से पूरा देश कुसुमित है। देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये आज़ादी हमें हमारे पुरखों ने अपने खून से सींच कर दी है। आज हम गर्व से अपना सर उठाकर कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज़ाद भारत में एक वक्त ऐसा भी था जब आम लोगों से उनकी ये आज़ादी छीन ली गई थी और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का मतलब था जेल। जून 1975 से मार्च 1977 ये 21 महीने भारत के इतिहास में काले अध्याय के तौर पर दर्ज है। ये वो वक्त था जब एक सिरफिरी सरकार ने अपनी नाकामियों से तंग आकर भारत की लोकतंत्र को ही हाशिए पर डाल दिया था। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर नाकाम रहने के बाद जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगा कि उनकी सरकार का बच पाना मुश्किल है, तो देश पर लगा दी गई इमरजेंसी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इमरजेंसी लगते ही सभी नागरिक अधिकार सीज हो गए। ना किसी को कुछ बोलने की आज़ादी थी और ना ही कहीं आने जाने की। इमरजेंसी से लड़ना आज़ादी की लड़ाई लड़ने जैसा ही मुश्किल था। वैसे तो ये लड़ाई जनसंघ के बैनर तले लड़ी गई, लेकिन इस लड़ाई के असली हीरो थे वो गुमनाम आम लोग, वो कार्यकर्ता, वो स्वयंसेवक, जिन्होंने खुद की परवाह ना करते हुए जो इस लड़ाई में खुद को स्वाहा कर दिया। यही थे हमारे कमल पुष्प जो इस लड़ाई में नींव का पत्थर बने। देहरादून के नामी होम्योपैथी डॉक्टर और भारतीय जनसंघ के शहर अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण गोयल। डॉक्टर गोयल को 25 जून 1975 को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 यानी मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर गोयल अकेले नहीं थे। रातों रात हजारों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना गुनाह घोषित हो गया था। विपक्ष के बड़े नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले 21 महीने देश के लाखों नागरिक देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए आरएसएस और जनसंघ के बैनर तले संघर्ष कर रहे थे। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने उन सभी कार्यकर्ताओं से जमकर बदला निकाला जो कि कांग्रेस की गलतियों के खिलाफ, कांग्रेस की नाकामियों के खिलाफ जो आवाज उठा रहे थे। गुजरात के खेड़ा जिले के बीजेपी नेता डॉक्टर खुशीराम जैसवानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सरकार के खिलाफ बोलने का खामियाजा उन्हें साल भर तक जेल में रहकर बिताना पड़ा। गिरफ्तारियां केवल नेताओं को ही नहीं झेलनी पड़ी, बल्कि सरकार की मनमानी का कहर उनके परिवार पर भी टूटा। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री सरगुजा के नर नारायण सिंह,
पुलिस से बचने के लिए छिप गए। लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस ने उनके परिवार वालों और करीबी रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। आखिरकार उन्हें पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा, और ऐसा सिर्फ 1 या 2 लोगों के साथ नहीं, बल्कि करीब 25,000 कार्यकर्ताओं के साथ हुआ। गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलना नामुमकिन था। जेल में इन लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ और कई लोगों ने इमरजेंसी के पूरे 21 महीने जेल में बिताए। कई कार्यकर्ताओं को जेल में पुलिस टॉर्चर भी झेलना पड़ा। वो टॉर्चर इतना खतरनाक था कि जिंदगी भर के लिए नासूर बन गया। ऐसी ही एक कहानी है वायकम गोप कुमार की। गोप कुमार महज 19 साल की उम्र में प्रचारक बन गए थे और 25 साल की उम्र में इमरजेंसी के दौरान उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा। पुलिस ने उनके साथियों के पते उगलवाने के लिए उन्हें इस कदर टॉर्चर किया कि जेल से निकलने के बाद भी उनकी जिंदगी भर इलाज चलता रहा और वो कभी सामान्य जिंदगी जी नहीं पाए। गोप कुमार का ये दर्द अकेले का नहीं। उत्तर प्रदेश के श्री शिव संपति राम कनौजिया और मध्य प्रदेश के मुंशीराम ठाकुर भी इसी तरह सारे अत्याचार सहते रहे, लेकिन उन्होंने अपना मुंह कभी नहीं खोला। लेकिन ये अत्याचार भी इन आम लोगों का मनोबल नहीं तोड़ पाए। जेल और पुलिस के टॉर्चर के बाद भी लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष जारी रहा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन को सत्याग्रह का नाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना अत्याचार सहने के बाद भी ये कार्यकर्ता पूरी तरह से अहिंसक थे और देश में इमरजेंसी हटाकर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध थे। लगातार हो रही गिरफ्तारियां, सारे संचार माध्यमों पर सरकार का कंट्रोल। आलम यह था कि सरकार ने मीडिया और प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी थी, यानी सरकार क्या कर रही है ये तक लोगों को पता चलना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी लोगों में आंदोलन की आग जलती रहे, इसके लिए आम लोगों तक सही जानकारियां पहुंचना बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी था कि छिपकर अंदर खाने इस आंदोलन को जारी रखा जाए, और ये काम संभव हो पाया जनसंघ और आरएसएस को मिल रहे आम लोगों के सहयोग से। बिना किसी स्वार्थ के लगभग हर दूसरा नागरिक इस आंदोलन का कार्यकर्ता बना हुआ था। तमिलनाडु के पी शिवप्रकाशम और दिल्ली के निरंजन शर्मा ने इसी तरह अंडरग्राउंड रहकर आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। हजारों नेता और प्रचारक इस दौरान पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को सरकार की ज्यादतियों से रूबरू कराते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त संघ प्रचारक थे, मोदी जी ने पूरे गुजरात में आंदोलन का अलख जगाया और अलग अलग भेष बदलकर लोगों तक जानकारी पहुंचाकर लोगों को आंदोलन से जोड़ते रहे। भोपाल के बलदाऊ सोनी भी ऐसे ही एक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने पूरे आंदोलन के दौरान अंडरग्राउंड रहते हुए गिरफ्तार हुए स्वयंसेवकों के परिवार का ख्याल रखा। वो न्यूज़पेपर, लीफलेट और दूसरी प्रचार सामग्री भी आम लोगों तक पहुंचाते रहे, जिस पर सरकार ने बैन लगा रखा था। आम कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को जारी रखने के लिए और बड़े नेताओं की सुरक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। पूरे 21 महीने के आंदोलन के दौरान सभी स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं ने एक परिवार की तरह काम किया। मार्च 1977 में इंदिरा गांधी को इमरजेंसी वापस लेकर चुनावों की घोषणा करनी पड़ी।
जनसंघ और आरएसएस के बड़े नेता नहीं थे, बल्कि ये जमीनी कार्यकर्ता ही थे जिनके बलिदानों के चलते देश में फिर से लोकतंत्र की वापसी हुई। इन हजारों लोगों के अथक प्रयासों, साहस और समर्पण की बदौलत देश तानाशाही के हाथों से निकल पाया और लोकतंत्र को फिर से जीवन दान मिला।